असम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाजिर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया गेस्ट पैनल और हर प्रोग्राम के अंदर एक अच्छा अछूता मौजू। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ओवरसीज प्रमोटर के हवाले से है। बड़ी दुनिया बाहर जाना चाहती है लेकिन वो इलीगल तरीके अपनाती है। इलीगल तरीके उनके लिए भी मुश्किल होते हैं, हुकूमत के लिए भी मुश्किल होते हैं और उनके जो पीछे रफ्काकार होते हैं, अजीज़ कारब होते हैं, वो भी तंग होते हैं। अगर आप लीगल तरीके से जाएंगे, बाइज्जत तरीके से जाएंगे, पाकिस्तान के फ्लैग होल्डर होते हैं। आप लोग जो बाहर जाते हैं वो पाकिस्तान के फ्लैग होल्डर होते हैं, तो उन फ्लैग होल्डर को चाहिए कि पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा करें, ना कि पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बने। हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं बिलाल वसीम साहब, ये चेयरमैन है फेडरल पावर प्रोमोटर्स के। अपनी फील्ड के अंदर के इनका अपना मकाम है और जिस कदर ये काम करें, ये इंटरव्यू के दौरान आपको मालूम होगा कि कैसा काम करें। हमने आज इनको इसलिए इनवाइट किया है कि आके आपको बताएं कि आप किस तरीके से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो किन लोगों को अप्रोच करें ताकि अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से और पाकिस्तान के फ्लैग होल्डर की हैसियत से आप जा सकें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल वसीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? थैंक यू मच। वेलकम जी, आप माशाल्लाह आए हैं अपना टाइम निकाल के। ये बताएं कि आप इस शोबे में कैसे आए और किस तरह आपने बुनियाद रखी फेडरल पावर प्रमोटर्स की? ये बेसिकली ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर हमारा फैमिली बिजनेस है माशाल्लाह। और 2022 में ये मैंने इस पे फेडरल मैन पावर प्रमोटर का लाइसेंस ऑब्टेन किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और उस टाइम से अभी तक ऑपरेट कर रहा हूँ। बिलाल वसीम साहब, ये बताएं कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या पोजीशन है? हर बंदा बाहर जाना चाहे तो आप किन किन मुल्कों के अंदर लोगों को भेजते हैं और किन किन मुल्कों के आपके साथ ताल्लुकात हैं? ये फेडरल मैन पावर प्रमोटर पे हम लोग यूरोप का भी काम कर रहे हैं। हमारे पास एक्टिव जो सेक्टर्स हैं उनमें हंगरी, रोमेनिया और अल्बेनिया है इस टाइम, और पास में जो हमने सेक्टर्स को कवर अप किया है उसमें ग्रीस, पोर्चुगल, स्पेन और कुछ और यूरोपियन कंट्रीज को हमने कवर अप किया है। तो कैसा रिस्पांस है अवाम की तरफ से? अवाम ऑब्वियसली पाकिस्तान से लोग जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और जो यूरोपियन सेक्टर्स हैं इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। फिर फॉर द विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को चूंकि पेपर्स मिल जाते हैं, रेजिडेंसी मिल जाती है, तो पाकिस्तान से यूरोप का ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। यस बिलाल साहब, ये बताएं कि आपके थ्रू जाना कैसे है और एक इलीगल जो लोग जाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, क्या फ़र्क है? अच्छा देखें, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें भी बहुत सारे लोग अक्सर आके कहते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया, वो ना वो मुल्क मिल रहा है, ना वो एयरलाइन मिल रही है और ना कोई और चीज़ हमें हाथ नज़र आ रही। हम लोग लाइसेंस्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और जब हम लोग किसी भी फॉरेन कंट्री की डिमांड लेके आते हैं, वर्क परमिशन लेके आते हैं, तो ऑल्दो वो वर्क परमिशन हम लोग अपने पर्सनल सोर्सेज से लेके आते हैं, यहाँ पे हम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में सबमिट करते हैं फॉर फर्दर वेरिफिकेशन और अप्रूवल का प्रोसेस के लिए। और उस कंट्री में लेट से हम लोग रोमेनिया का भी जैसे हमारा चल रहा है, तो हमने वर्क परमिशन ली, हमने यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में डिपॉजिट किया उसको, तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको वेरीफाई करती है कि हमारे फॉरेन एम्प्लॉयर के पास वो जॉब की अवेलेबिलिटी है, जो डॉक्यूमेंट मैं सबमिट कर रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट कितना जेन्युइन है, कितना वैलिड है, उसमें जितने नंबर ऑफ पर्सनस हैं, वो जॉब अवेलेबिलिटीज़ हैं, उनके पास सैलरीज का मैकेनिज्म है, उनके पास अकोमोडेशन का मैकेनिज्म है, और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर सेटिस्फाइड होती है तो फिर वो हमें परमिशन ग्रांट करते हैं कि आप रिक्रूट कर सकते हैं। सम टाइम ये भी होता है कि हम परमिशन लेके आते हैं, लेट से 500 लोगों की लेके आए, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें ये कहती है कि इनके पास 200 लोगों की कैपेसिटी है, तो वो फिर ये होता है कि हमें 200 लोगों की परमिशन ग्रांट होती है। तो ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सा इसका प्रोसीजर है, जो एम्प्लॉयर के पास अवेलेबिलिटीज होती हैं उसके मुताबिक हमें परमिशन ग्रांट होती है और उसके मुताबिक हम लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। अब जो इलीगल लोग या किसी विदाउट लाइसेंस लोगों के थ्रू ऑपरेट होते हैं, उनके पास चूंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता फॉरेन एम्प्लॉयर को वैल्यूएट करने का, तो वो उस वजह से उनके पास समटाइम ये भी होता है कि जो इलीगल लोग काम कर रहे हैं उनके साथ स्कैम हो जाते हैं फॉरेन एम्प्लॉयर्स की तरफ से, क्योंकि वो किसी भी उनके पास कोई ऐसा कोई ऑपरेटिव टूल नहीं है कि जिसकी वजह से वो किसी फॉरेन एम्प्लॉयर को असेस कर सके। सही। तो इस वजह से वो लोगों के साथ जो स्कैम्स होते हैं वो इस वजह से स्कैम्स होते हैं। बिलाल साहब, ये बताएं कि आपकी कंपनी का विजन क्या है, सर्विसेज के हवाले से आपका स्टेटस क्या पे है? हम लोग
क्वालिटी रिक्रूटमेंट हमारा है जी, विजन है। माशाल्लाह। हम लोग क्वालिटी रिक्रूट करते हैं और जो हमारे एम्प्लॉयर्स, यूरोपियन एम्प्लॉयर और फॉरेन एम्प्लॉयर्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम लोग ना सिर्फ वो फुलफिल करते हैं बल्कि इंस्टेड हमारा क्वालिटी पे फोकस होता है, इंस्टेड के नंबर्स पे हम कंप्रोमाइज करें। तो जो वर्कर्स हम लोग यहाँ से डिप्लॉय करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि उनके पास वो पर्टिकुलर स्किल्स मौजूद होने चाहिए ताकि वो वहाँ पे एज हमारी कंपनी का नाम रोशन करें और एज अ मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अभी ये भी बताइए, आपने रोमानिया की बात की, रोमानिया पे आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, किस किस्म के लोग आपको चाहिए रोमानिया के लिए? रोमानिया में हम लोग भी कर रहे हैं। हमारे पास इस टाइम को अराउंड 40 से ज़्यादा ट्रेड्स हैं, जिसमें हमारे पास सिविल्स के ट्रेड्स हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ट्रेड्स हैं, इंजीनियरिंग के ट्रेड्स हैं, ऑपरेटर्स हैं हमारे पास फीमेल टीचर्स के काम है, हमारे पास मैकेनिक्स के काम है। तो हमारे पास मोर देन 40 से ज़्यादा ट्रेड्स हैं हमारे पास। ठीक है। और ये जो वीज़ा होगा, ये यूरोपियन वीज़ा होगा या सिर्फ रोमानिया का वीज़ा होगा? रोमानिया भी रिसेंटली यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना है, तो ये वीज़ा जो है वो रोमानिया का है। इसके अलावा जो लॉ है, यूरोप का लॉ है, उसमें आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो वो उस कंट्री में आप लीगली बाउंड है जॉब करने के। फॉर एग्जांपल कि आपने जर्मनी का वीज़ा लिया, जर्मनी चूंकि अभी शेंजन में, तो वो आप जर्मनी में लाइबल हैं जॉब करने के, ना कि किसी और कंट्री में आप जॉब नहीं कर सकते। सही जी। मतलब ये वर्क परमिट वहीं का ही है? वर्क परमिट, यस। 2 तरह के इसमें होते हैं, एक सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। सी कैटेगरी में शॉर्ट स्टे वीज़ाज आते हैं, उसमें आप फॉर एग्जांपल कि आपने टूरिस्ट वीज़ा ले लिया किसी स्पेन का या किसी कंट्री का, तो उसमें आप अदर कंट्रीज में भी आप ट्रैवल के टूरिज्म के पर्पस के लिए जा सकते हैं। जो डी वीज़ा होता है यानी वर्क वीज़ा होता है, उसमें आप उसी कंट्री में ही काम कर सकते हैं, किसी और कंट्री में काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी बता दीजिए अपनी कंपनी के हवाले से कि फेडरल मैन पावर प्रमोटर्स जो है, इसकी ब्रांचेस कहाँ पे हैं और इसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ब्रांचेज एज सच हमारी अभी तक हमने एक्सपेंशन वाली साइड पे नहीं गए, लेकिन फ्यूचर में हमारा प्रोग्राम है, हम लोग इसको पैन पाकिस्तान एक्सपेंड करेंगे। और अगर सिस्टर कंपनीज की बात करें तो ये फेडरल ग्रुप है, हमारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ हम लोग चल रहे हैं और इसमें 4 हमारे पास डिफरेंट कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। फेडरल मेन पावर प्रमोटर, जिसमें हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं यूरोप की। एक हमारा सेकंड लाइसेंस है यूनिफाइड मेन पावर, उसमें हम लोग अभी गल्फ की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास फेडरल ट्रैवल एंड टूर्स है, जिसमें हम लोग ट्रैवल एंड टूर्स के तमाम प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हैं। और एक हमारे पास ह्यूमन कैपिटल के नाम से कंपनी है, जिसमें हम लोग स्टडी वीजास को डील करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। बड़े अच्छे तरीके से अपनी कंपनी का प्रोफाइल और अपनी कंपनी की कारकर्दगी बिलाल वसीम साहब ने बताई है। नाज़रीन, अभी वक्त हो जा रहा है एक वक्फे का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। इसी से तो लाइफ में मजा आता है। हर के बाद जब सा आता है, मिर्ची की को क्लियर करे स्प्राइट की सा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात अवाम की, और आज हमारे साथ गेस्ट हैं बिलाल वसीम साहब। अपनी फील्ड के मास्टर हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो बड़े ही मुल्कों में काम कर रहे हैं। अगर हुकूमत इनको फ्री हैंड दे तो ये बहुत सी जो मेन पावर है दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं लीगल तरीके के साथ। तो यही हमारा मकसद भी है कि इन लोगों को आपसे मुतारफ़ कराया जाए और बताया जाए कि किस तरीके से काम करते हैं। इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है, हर तरीके से लीगल काम करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा मुख्तलिफ मद में टैक्सेस पे करते हैं। और इसी तरीके से इनकी काम करने से मनी सर्कुलेशन होती है, जैसे बैंक होगी, एयरलाइंस होगी और बहुत से ऐसे जो इनकी वजह से चलते हैं। बिलाल वसीम साहब, ये बताएं कि आपके पास लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? जैसे आपने बताया कि 40 के करीब आपके पास अभी मुख्तलिफ ट्रेड हैं जो आप रवाना लेके जा रहे हैं, तो ये किस तरीके से आप इनको इकट्ठा करते हैं? ये वंस हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान परमिशन जब ग्रांट करती है तो हम लोग इसको एडवर्टाइज करते हैं, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज करते हैं, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करते हैं और पैन पाकिस्तान से लोग हमें कॉन्टैक्ट्स करते हैं। फिर हम एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसकी सिलेक्शन करते हैं, एम्प्लॉयर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में, और जो लोग फाइनली सेलेक्ट होते हैं उनके हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं एम्प्लॉयर्स को
फॉर इश्यूएंस ऑफ वर्क परमिट्स। ठीक। मैं यहाँ सवाल को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। मेरे जैसा एक अनपढ़ बंदा जो कि कोई काम नहीं जानता, मैं एक आम बंदे की बात करना चाह रहा हूँ, वो आपके पास कैसे अप्रोच करे और कैसे आप उसको बताएंगे कि किस मुल्क के लिए वो बेहतर है? ये भी तो आप बताएंगे कि वो किस मुल्क के लिए बेहतर रहेगा। हम जो बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन की है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिनके पास कोई स्किल्स मौजूद नहीं होते। हम लोग अपनी अवेलेबल जॉब रिक्वायरमेंट्स में देखते हैं कि कहाँ पे वो फिट हो रहे हैं। सही। लेट्स से हमारे पास काम है जनरल वर्कर, फैक्ट्री वर्कर्स, हेल्पर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर, तो हम लोग जो अवेलेबल जॉब्स होती हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि वो वहाँ पे फिट हो। अदरवाइज हम लोग देखते हैं कि अगर कोई टेक्निकल जॉब्स हैं और उसके लिए या उसकी स्किल्स मैच होते हैं या उसने कोई पास्ट में कोई एक्सपीरियंस है कुछ अर्सा, तो हम फिर उसमें प्रेफर करते हैं और साथ क्लाइंट को हम एजुकेट करते हैं कि आप एक टेक्निकल ट्रेनिंग करें और इसकी जो फर्दर आपकी डेफिशिएंसीज हैं वो हम लोग इंश्योर करते हैं कि बिफोर डिपार्चर वो आपकी कवर अप हो सके। आप बताएं कि इस वक्त आपकी पाइपलाइन में कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ से आप अफराद को भेज सकते हैं? अभी जो अपकमिंग सेक्टर्स हैं उसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं, स्पेन पे काम कर रहे हैं, ग्रीक साइप्रस पे काम कर रहे हैं, जर्मनी पे काम कर रहे हैं और फ्रांस पे काम कर रहे हैं। उसका स्टेटस क्या है इस वक्त स्पेन में या जर्मनी लोग जाना चाहें, उसका स्टेटस क्या है? अच्छा, ये बड़ा एक डिटेल प्रोसेस है इसका। फर्स्ट तो हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, इसमें बड़ी डिटेल हमारी डिस्कशंस होती हैं। उसके बाद म्यूचुअली वंस वो अग्री हो जाएं तो उसमें डिमांड्स के पेपर्स इशू होते हैं। तो वो भी प्रोजेक्ट्स इन प्रोसेस प्रोजेक्ट्स हैं। तो फ्यूचर में अपकमिंग डेज में हम लोग इसको अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज करेंगे उसको। जी। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान आप लोगों को किस तरह प्रमोट करे कि आप बेहतर से बेहतर काम कर सकें? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ लाइजोन अगर हमारा डेवलप हो जाए तो हम बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं फ्यू डेज बैक देख रहा था पाकिस्तान के, अभी IMF ने रिसेंट जो ग्रांट दी है वो $33 बिलियन की है। ठीक है। तो हमारा जो टोटल लास्ट ईयर का फॉरेन रेमिटेंसेस थी जो हमारे इमिग्रेंट्स ने हमें भेजी, पाकिस्तान को यानी भेजी, वो $31 बिलियन की रेमिटेंसेस थी। तो हम ये अगर गवर्नमेंट के साथ हमारी कोलैबोरेशन बन जाए तो हम ये 31 को 62 भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कुछ हमारी आपके चैनल के तवज्जो से हम लोग कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी यूरोपियन एम्बेसीज नहीं है, तो वो उसमें होता ये है कि जब हम कोई ऐसा काम लेके आते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी यूरोपियन एम्बेसीज नहीं है, पाकिस्तान में यूरोपियन एम्बेसीज नहीं है, तो उसमें हमें ये रुकावट पेश आती है कि हमें अपने इमिग्रेंट को थर्ड कंट्री में भेजना पड़ता है। यहाँ वो हम लोग काम नहीं लेते। अगर काम ले लें तो वो उसको थर्ड कंट्री में भेजना पड़ता है और उसके ऊपर एक्सपेंस होता है जो हम किसी थर्ड कंट्री को दे रहे होते हैं। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसे तमाम कंट्रीज जिनकी यूरोपियन कंट्रीज जो पाकिस्तान को बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं और पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके पाकिस्तान में एम्बेसीज ओपन करे तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी जो मेन पावर है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती हैं। उनमें चंद एम्बेसीज का मैं चंद कंट्रीज के नाम में मेंशन करना चाहूँगा। एक सर्बिया है, अल्बानिया है, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, ये कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ पे पाकिस्तानी मेन पावर जा रही है, लेकिन उनको काफी सारे एक्सपेंस, उनके एम्बेसीज यहाँ पे नहीं है और वो फिर पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स को दुबई में, अजरबैजान या ईरान जाके तो अपने वीजा जमा करवाने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत सारा एक्सपेंस होता है इमिग्रेंट्स का। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं उससे बहुत ज्यादा ज़र मुआवजा उन मुल्कों में चला जाता है। एक चीज तो ये। दूसरा, हमने लास्ट गवर्नमेंट को एक प्रपोजल सबमिट की थी इमिग्रेंट्स के लॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, मिनिमम जो एक्सपेंस हैं उसके टिकट्स के या वीज़ाज की सर्विस चार्जेस वगैरह वो नहीं होते, या एम्प्लॉयर की कोई एक्स्ट्रा फीसेज या प्रोटेक्ट्स के पैसे नहीं होते। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई सॉफ्ट लोन्स ऐसे दे ऐसे लोगों को जो बैरून मुल्क जाके मुलाजमत करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत अच्छा इसको 31 बिलियंस को 62 पे या इससे मल्टीप्लायर भी हम कर सकते हैं। तो हमने लास्ट गवर्नमेंट को एक प्रपोजल सबमिट किया था कि आप
लोगों को लोन्स दें, हमारे बैंक ये आपने किसको प्रपोजल सबमिट किया था? ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज में प्रपोजल सबमिट किया था लास्ट गवर्नमेंट में, बट अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट चेंज होगी। तो ये अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लोगों को लोन्स दे, ऐसे सॉफ्ट लोन्स दे, तो वो एक पूरा इसका एक मैकेनिज्म है कि हमारे बैंक्स हैं तमाम कंट्रीज, ऐसे तमाम कंट्रीज हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे पाकिस्तानी बैंक्स हैं और उनकी वर्कर्स की सैलरीज को बैंक के साथ लिंक किया जा सकता है। तो हम ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंश्योर करवाएंगे कि वो लोन्स भी वापस आएंगे और वो ज़र मुबादला भी पाकिस्तान में वापस आएगा। बहुत अच्छी तजवीज़ है, अगर इस तरह अमल पैरा हो जाए तो ये एक तो ओवरसीज जो गरीब लोग हैं वो एक तो अपने रोज़गार के लिए बेहतर से बेहतर मौके पैदा कर सकेंगे। दूसरा इन्होंने ये बताया कि बड़ा कंक्रीट है कि बड़ी सिक्योरिटी होगी, बड़ी श्योरिटी होगी उसके अंदर कि वो जो पेमेंट लोन लेके जाएंगे वो बैंक के थ्रू वापस आएंगे, उनकी तनख्वाह में से वो कट हो जाएंगे। तो नाज़रीन इसी अभी एक वक्फे का टाइम हो जा रहा है, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। हीरो में हेल्प करदा बस नाम की, हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। मेरा ये मैक्स लॉन्ग बार हीरो बने हर बार, लीमू की ताकत लिए चिकनाई रहने ना दे, पूरे महीने चले देखो ये चलता रहे, मैक्स लॉन्ग बार मेरा हीरो, तू मेरा हीरो। वाह हीरो। लेमन मैक्स लॉन्ग बार। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। आज हमारे साथ चेयरमैन है फेडरल मैन पावर मोटर्स के बिलाल वसीम साहब। जैसे कि उन्होंने ब्रीफ किया किस तरीके से आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं, लीगल तरीके के साथ ज़र मुआदला भेज सकते हैं और इसके साथ अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे कमाऊ पुत्र साबित होंगे अगर आप लीगल तरीके से जाएंगे। तो इसी तरह की तजवीज़ गवर्नमेंट को दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। आप इनका प्रोग्राम बड़े गौर से सुनिए, कहीं पे भी गलती ना कीजिएगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो इनका नंबर हम आपको दे देंगे, वो आप इनसे पूछ सकते हैं। बिलाल वसीम साहब ये बताएं, हुकूमत के साथ जैसे आपने बात की, क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि जब फॉरेन डेलीगेशन जाते हैं तो उसमें आप लोग के लोग भी शामिल हो? ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। इसमें अगर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रमोटर्स को साथ लेके चले तो हम बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में, और उसमें ओबियसली पाकिस्तान का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो टाइम था जिसमें एक नारा लगा था दुबई चलो, जी बिल्कुल, तो आप इस तरह का नारा लगा सकते हैं कि लोगों को बाहर लेके जा सकते हैं? बिल्कुल हम लेके जा सकते हैं और बड़े नॉमिनल से एक्सपेंसेस में वो लेके जा सकते तो ऐसी क्या हर्डल है? पोइपा आपकी बड़ी नुमाइंदा जमात है और हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ बिजनेसमैनों को अपने साथ शामिल करती है डेलीगेशन में, तो क्या कभी पोइपा के प्लेटफॉर्म से आपने ये तजवीज़ दी या देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपके चैनल की तवज्जो से हम लोग प्योपा से ये रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज से इस प्रपोजल को लेके चलें, और ये अगर कोई ऐसा सॉर्ट ऑफ इस तरह का हो सके तो इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसमें लोग जाएंगे, ज़र मुबादला पाकिस्तान में आएगा। हमारे लोगों को ये भी बताइए कि बाहर जाने के लिए वो किस किस्म की स्किल हासिल करें ताकि वहाँ पे स्किल वर्कर जाएं? अच्छा, इसमें जो यूरोपियन सेक्टर है उसमें वाइट कॉलर जॉब्स बहुत रेयर होती हैं। सही। उसकी मेन वजूहत ये है कि हर कंट्री की एक अपनी लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज बैरियर है। उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी बुक्स, उनकी लोकल लैंग्वेजेस में, उनके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स उनके लोकल लैंग्वेजेस में होते हैं। सिर्फ ये भी एक आईटी सेक्टर अभी रिसेंट आया जिसमें भी बहुत सारे कंट्रीज और जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो इसको प्रोग्रामिंग का जो है ना वो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से। इसके अलावा तमाम ऐसे जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं वो रेयर उसके चांसेस होते हैं, उस पर ये लोग खुद वो लोग काम कर रहे होते हैं। जो जॉब्स की अवेलेबिलिटीज होती हैं वो हमारे पास ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं। टेक्निकल जॉब्स हम लोग हमारे पास अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों होती हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं स्किल्ड वर्कर्स को। उसकी वजह ये है कि यूरोपियन एम्बेसीज जो है वो स्किल्ड वर्कर्स को वीजा देती हैं। स्किल्ड वर्कर्स पे वो कॉन्फिडेंट होती हैं। स्किल्ड वर्कर्स जाने से पहले आप 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का कोर्स कर देंगे तो आपकी तनख्वाह 500 से $1000 ओबियसली बिल्कुल ऐसी है। जैसे अब लेट्स से फॉर एग्जांपल रोमानिया की बात करें तो रोमानिया में नॉन स्किल्ड बंदे की पे जो है वो तक 550 यूरो है, जबकि उसके बरकस स्किल्ड पर्सन्स की देखा जाए तो वो 800 से लेके 1000 यूरो है। डबल होगी। तो इसमें एक तो वो टेक्निकल स्किल वर्कर को मिलता है, फिर उसका ऑब्वियसली उसका जो
इनकम उसने जो सारा मेहनत करनी है, तो वो बजाय इसके कि वो एक लेबरर एज अ लेबरर वो डिप्लॉय करें और उसमें वो एफर्ट ज़्यादा करें और उसको वेजेस उसको कम मिले, तो वो टेक्निकल में एक उसको स्किल मिल रहा होता है प्लस उसको पे उसको डबल मिल रही होती है। बिलाल साहब ये भी बताते जाएं कि आपके इसमें मेन क्लाइंट कौन कौन से हैं? अच्छा, क्लाइंट्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास पूरे पाकिस्तान से क्लाइंट्स हैं। हम ऑपरेट चूँकि ये लोकली कर रहे हैं तो पिंडी इस्लामाबाद से हमारे पास ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, तकरीबन 50% क्लाइंट्स पिंडी इस्लामाबाद से हैं। उसमें हर तरह के लोग हैं, एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, और ऐसे लोग भी हैं कि जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो वाइंड अप करके बाहर जाना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान में जॉब्स कर रहे हैं, उनको स्विच अप करके तो बाहर जाना चाह रहे हैं। और बहुत बड़ी जो क्लास है जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जो लोग ना बिजनेस है ना कोई जॉब्स हैं, तो वो लोग भी बाहर जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा पिंडी इस्लामाबाद के अलावा हमारे पास हम चूँकि यहाँ पे रावलपिंडी में लोकेटेड हैं तो हमें एजेके सेक्टर पड़ता है, हमें केपी का बहुत सेक्टर बड़ा है। सेक्टर है ये। यस, तो एजेके और केपी को हम लोग कवर अप करते हैं, ये हमारे मेन सेक्टर्स हैं। सही। और इसके अलावा जो सेंट्रल पंजाब और कराची तक हम लोग जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। तो क्या समझते हैं पोइपा आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनकी फाइट करती है? जी बिल्कुल करती है। जो हम लोग टेकअप करते हैं प्योपा के साथ, प्योपा उसको फाइट करती है टिल दी रेजोल्यूशन। इसी तरह रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स? जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी करती है। जो हम लोग इशू रेज करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो उसमें वो कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। अच्छा, एक हमारे नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि जब आप किसी बंदे को बाहर भेजते हैं तो किस किस्म के कितने टैक्स पे करते हैं आप? स्ट्रेट लाइफ हो गया और इस तरह मुख्तलिफ जो टैक्सी पे करते हैं एक बंदा जो बाहर जाता है। अच्छा, इसमें हम लोग जब वंस को पर्सन प्रोसेस होता है, उसका वीज़ा कंफर्मेशन हो जाती है, तो उसको हम बिफोर टिकट डिपार्चर उसको हम प्रोटेक्टर करवाते हैं। उसमें हम लोग स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और ओपीएफ फंड्स हम लोग पे करते हैं। ठीक है जी। तो कभी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई आपने तजवीज़ सबमिट की हो? गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोसेसिंग्स हैं वो हम प्योपा के थ्रू गवर्नमेंट से टेकअप करते हैं, और जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू हमारा तो होता गल्फ में क्या पोजीशन है इस वक्त काम की? है। गल्फ में पाकिस्तान की भी पोजीशंस काफ़ी पैथेटिक चल रही ठीक हैं। उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो गल्फ में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सारी आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं, सप्लाई की कंपनीज हैं, तो वो अब पेज की बजाय वो डेली वेजेस पे आ गए। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात के लिए आपकी कोई टीम तैयार है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ मुज़ाकरा करे और शोबे को बेहतर से बेहतर हो सके? कोई ऐसी तरजीह आपके ज़हन में? अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर हमें ऑन बोर्ड करे तो हम बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें दरपेश हैं, जो हम फील्ड में देख रहे होते हैं, तो उनको हम गवर्नमेंट की मदद के साथ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानीज ऐसे हैं कि वो इंडिविजुअल लेवल पे वो शायद इतना अच्छे तरीके से उसको फाइट नहीं कर सकते, या रिसोर्सेज अवेलेबल होने की वजह से, कुछ लॉज की इश्यूज हैं उनकी वजह से वो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। फॉर एग्जांपल के पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यूरोपियन एम्बेसीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी एग्जैक्टली, यूरोपियन जो एम्बेसीज या फॉर एग्जांपल जो पर्सनस या जो लोग इमिग्रेंट्स यूरोप जाते हैं तो उनको इवेंचुअली वहाँ पे रेजिडेंसीज मिल जाती हैं, नेशनैलिटीज मिल जाती हैं। तो यूरोपियन एम्बेसीज कैरेक्टर से रिलेटेड बड़ी कॉन्शियस होती हैं बैरून मुल्क फॉरनर्स के लिए। तो हमारे कल्चर में ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई गांव देहात में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो सारे ही गांव के बच्चों को वो डाल देते हैं, नाम आ जाते हैं उसमें, जो कि इवेंचुअली ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट ट्रायल में इक्वेट हो जाते हैं, लेकिन वो उनके नाम के साथ लिंक हो जाता है कि ये इस केस या इस केस के अंदर ये इन्वॉल्व रहे हैं। तो ऐसे वो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। तो इस पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की, कुछ लॉज को देखा, तो मुझे पता चला, कुछ लॉयर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये इससे पहले कभी कोर्ट में इस तरह की कोई रिट दायर नहीं हुई, और अगर कोई हो तो ये कानून बन सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस तरह के लोग, ऐसे बच्चे के जो इनोसेंट डिक्लेयर होते हैं, जिनका कोई किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो अगर उनके नाम ऐसे पीसीसी से हम लोग कवर अप निकाल सकें तो ऐसे बहुत सारे लोग, तकरीबन 20 to 30% लोग ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ इस वजह से यूरोपियन एम्बेसीज वीज़ा नहीं ग्रांट करती कि उनके कैरेक्टर्स क्लियर नहीं होते। तो और इसके अलावा हम लोग जो यूरोपियन एम्बेसीज को चैलेंजेस हैं, जो यूरोपियन एम्बेसीज पाकिस्तानियों को वीज़ास नहीं देती, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी अच्छी कोलैबोरेशंस कर सकते हैं कि यूरोपियन एम्बेसीज का इशू ये है कि वो पाकिस्तानी वर्कर्स पे
कॉन्फिडेंट नहीं होती कि ये वर्कर्स, पता नहीं, उनको डाउट होता है कि ये वर्कर्स वहाँ पे उनके मुल्क में जाके काम करेंगे या नहीं करेंगे। फॉर इंस्टेंस के अब रोमेनिया या किसी और कंट्री का हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर का जो ज़्यादा कंसर्न होता है वो इस बात पे कंसर्न होता है कि ये अगर मैं इसको वीज़ा ग्रांट कर दूं तो ये मेरे मुल्क में रुकेगा या किसी और मुल्क में भाग जाएगा। तो वो हम लोग, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर इस इतना कॉन्फिडेंस दे एम्बेसीज को और उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करे, हमारे पास मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट बॉडी उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है तो हम लोग ये एम्बेसीज को अश्योर करवा सकते हैं कि हमारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो जाएंगे। अगर लेट्स से कोई रोमेनिया जा रहा है तो वो रोमेनिया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको पूरा करेगा, अगर कोई स्पेन जा रहा है तो वो स्पेन में वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। तो उससे वीज़ा रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसमें पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान का एज एग्रीगेट लेवल पाकिस्तान का फ़ायदा होगा उसमें। बिल्कुल सही। यानी ये बहुत अच्छी तजवीज़ है कि अगर जैसे पुलिस सर्टिफिकेट क्लियरेंस मिल जाए या उसके अंदर कोई आसानी पैदा हो जाए तो यकीनन एक मुल्क के लिए बहुत बड़ा सरमाया है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो यंगस्टर हैं, वो बैरून मुल्क बड़े अच्छे तरीके से जा सकते हैं। जैसे बिलाल वसीम साहब ने बताया कि तकरीबन 25 to 30% ये रेशियो है जो रिफ्यूज़ हो जाते हैं पुलिस सर्टिफिकेट क्लियरेंस ना मिलने की वजह से। इस तरह की और बहुत ही तजावीज़ हैं तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। बिलाल वसीम साहब के पास एक ज़ख़ीरा बात करने का, लेकिन अभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनको गए बगए आपसे मुतारफ़ कराते रहें और जहाँ जहाँ पे वैकेंसीज इनके पास हों, जैसे अभी रोमानिया की इनके पास वैकेंसीज हैं तो वो आपको हमारे चैनल से के थ्रू पता चलता जाए कि इनके पास ये वैकेंसियाँ हैं, ताकि आप उनके पास अच्छी तरीके से अप्रोच कर सकें। और जो तजावीज़ इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी है, हम भी अपने चैनल के थ्रू कोशिश करेंगे हाईलाइट करने की, ताकि हुकूमत पाकिस्तान की जो नेक और बेहतरीन ख्वाहिशात हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, बैरून मुल्क ओवरसीज़ प्रमोटर के लिए, उनके लिए बेहतर से बेहतर राहें निकालनी जा सकें। क्योंकि इस मुल्क के अंदर रोज़गार नहीं है, तो जहाँ पे रोज़गार मिल रहा है वहाँ पे हुकूमत इनको फ्री हैंड दे, इनके साथ चले, इनको साथ लेके चले, ताकि इस मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुआवजा है। चूँकि ज़र मुआवजा एक बड़ी रीढ़ की हड्डी है और हमारा मुल्क उस पर बड़ा डिपेंड करता है। ना सिर्फ उस पर डिपेंड करता है बल्कि जब भी कोई मुल्क में मुश्किल वक्त आता है तो हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर जो हैं, ओवरसीज़ जो लोग हैं, वही इस पर हेल्प करते हैं और एक अच्छा खासा डोनेशन पाकिस्तान को डोनेट करते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान से इजाज़त दीजिएगा, चूँकि वक्त हमेशा हमारे आगे आड़े आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर एक अच्छे तरीके के साथ, मज़ीद बेहतरी के साथ बिलाल वसीम साहब को बुलाएंगे और आपके साथ वो गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान से इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।